Bismillahirrahmanirrahim. 10th class. Today's our chapter name is chemical equilibrium, and the topic name is equilibrium constant and its unit. First of all, we discuss the topic equilibrium constants and its units. After that, we will discuss the importance of equilibrium constant. First of all, we will discuss the definition of equilibrium constant. What is equilibrium constant? ये आपको 2 मार्क्स का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में आपने डेफिनेशन लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका फॉर्मूला लिखना होता है और आपने केसी का यूनिट जो है वो ड्राइव करना होता है, ठीक है। ये आपने अच्छे अंदाज में जो है वो डेफिनेशन को देखना है। डेफिनेशन क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की रेशियो of concentration of product raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactant. मीन्स एक बार आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो आपकी पावर में रेज कर रही है और दूसरी बार आपकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीन्स आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रेशियो है उसको आपने देखना है कि वो किस तरह से पावर प्रोडक्ट के ऊपर रेज कर रही है। मीन्स लेट्स सपोज हम लोग देखते हैं एग्जांपल, नाइट्रोजन हमारे पास क्या है 1 मोल है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 3 मोल है और अमोनिया जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है हमारे पास 2 मोल। अब अगर हम इस इक्वेशन को जो है वो इसकी केसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख के मैं आपको अगर समझाऊं तो ये देखिए केसी आप लोग इसका क्या लिखेंगे? केसी आपको पता है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। अब रिएक्टेंट में आपके पास क्या आएगा? प्रोडक्ट आपकी क्या है? अमोनिया, तो NH3 स्केयर। अब स्केयर क्यों लिया? क्योंकि इसका क्वोशिएंट है, ठीक है। अब ये जो क्वोशिएंट है ये क्या है? एक्सपोनेंट है हमारा, तो हमने इसको क्या किया? प्रोडक्ट जो है उसकी रेशियो में रेज हो गया, मतलब उसकी पावर में आ गया। इसी तरह हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या थे? नाइट्रोजन 1 मोल है एज इट इज आएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कितने मोल है? 3 मोल है। इस तरह से आपकी ये जो है रिएक्शन जो है वो लिखे जाएंगे। आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या आएंगे? न्यूमरेटर में आएंगे और जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो आएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब केसी जो है वो क्या है? एक रेशियो है जो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान में होती है। इतनी बात क्लियर आप सबको? अब यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन है वो कह रहे हैं कि पावर रेज कर रही है, मतलब कि दो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया यानी कि एक प्रोडक्ट बन रही है, 2 बन रही होती तो मीन्स वो दोनों प्रोडक्ट्स आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही होती। लेकिन रिएक्टेंट्स के तौर पे हम लोग अगर इधर बात करें तो ये जो दोनों ये हमारी क्या है? ये दरमियान में हमारी प्रोडक्ट है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की रेशियो है जो कि पावर को क्या करती है? रेज करते हैं। इसी तरह से वो दोबारा जब सेकंड प्रोडक्ट रेज टू द, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स जो है वो हमारी पावर में अगर रेज कर रहे हैं तो वो किसके लिए करें? एक्सप्रेस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने राइट करना है। फॉर्मूला जो है वो क्या है हम लोग देख सकते हैं, सेम एज इट इज आपने केसी की वैल्यू जो है वो राइट करनी है, ठीक है। आपकी डेफिनेशन से ही आपका फॉर्मूला जो है वो पुट हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। ये देखें, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, कि मीन्स आपकी ये जो है ये कोएफिशिएंट जो है वो इधर रेज कर रहे हैं। इसी तरह से सेम एज इट इज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर जो है वो इसका फॉर्मूला जो है वो डिस्कस हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो है केसी वो डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर पे। मीन्स आपका जो केसी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स।
कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर Kc की वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा हमारे पास Kc जो है, हम लोग बात करते हैं Kc का कोई यूनिट नहीं होता। वाई Kc हैज नो यूनिट? बिकॉज अगर उसके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड आ जाए तो इट मीन्स Kc जो है वो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ना हो तो इट मीन्स कि उसका यूनिट कोई ना कोई ज़रूर होगा। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड। रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हमने इसका Kc जो है वो लिखना है। सबसे पहले Kc इसका क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या थी? HI स्क्वायर, ठीक है। ये 2 हमारे पास इसका कोएफिशिएंट था, H2 और ये क्या है? I, ठीक है। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका जो यूनिट है, हम लोगों ने यूनिट की बात की थी, तो वो क्या होता है? वो अगर हम लोग लिखें वो है हमारे पास मोल पर dm क्यूब। मोल पर dm क्यूब जो है, अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। H2 की वैल्यू का क्या आएगा यूनिट? मोल पर dm क्यूब, ठीक है। इसी तरह से I2 की वैल्यू मोल पर dm क्यूब। अगर आप लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? मोल पर dm क्यूब एक बार स्क्वायर में है, 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स क्या होगा? ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा? इसका नो यूनिट, ठीक है। इसी तरह से आपकी बुक में एग्जांपल जो है वो पुट की हुई है, उसमें एक एग्जांपल अमोनिया जो है वो दी हुई है। उसकी एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से इसका यूनिट जो है वो ड्राइव भी हो सकता है, लेकिन अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उसका कोई भी यूनिट जो है वो नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल पुट करती हूँ और वो एग्जांपल जो है वो मैं अमोनिया की जो है वो करती हूँ, अमोनिया N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन NH3, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका Kc लिखना है। Kc लिखने के लिए आपके पास क्या आएगा? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट क्या है आपके पास? अमोनिया NH3, ठीक है, स्क्वायर में है। यहाँ पर N2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। अमोनिया की वैल्यू आएगी मोल पर dm क्यूब स्क्वायर, ठीक है, और नीचे मोल पर dm क्यूब, ठीक है, सिंगल फॉर्म में, और H2 क्यूब की फॉर्म में, मीन्स इसको यहाँ पे हमने फॉर्मूला वो लिखना है यूनिट मोल पर dm क्यूब ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है, सबसे पहले अगर हम लोग इसका देखें तो आपके पास क्या चीज़ आएगी? एक ये वाला कैंसिल, ठीक है, एक कैंसिल हो गया और ये एक कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 1 रह गया इधर। अब रिमेनिंग जो 1 रह गया वो इधर से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितने रह जाएंगे? 2। तो आपके पास ये क्या बच जाएगा? मोल पर dm क्यूब उसका स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर आ गया, अब जब ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आएगा? मोल -2 ये वाला ऊपर, और ये dm क्यूब की वैल्यू आपके पास किस में आ जाएगी? पॉजिटिव में जो है वो आ जाएगी। क्यों? ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। ये हमारा जो है वो इस टॉपिक का लास्ट पोर्शन जो है वो था। अब हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपने इसकी एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में मेंशन है। वैल्यूज पुटिंग में भी आपके पास आ जाएंगी, वो आपने वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास यूनिट जो है वो भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोगों का अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक को स्टार्ट होना है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, अगर हम लोग
उसकी बात करते हैं। उसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं उसमें। नंबर 1 पॉइंट जो है हमारे पास उसमें आता है एक्सटेंट प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एंड प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। उसमें हमें पता चलता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो किस तरह से प्रोसीड कर रहा है। सबसे पहले उसके 2 पॉइंट्स हैं, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एंड प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। वो मैं इधर लिख देती हूँ आपको। नंबर 1 प्रिडिक्टिंग direction of a reaction and number 2 is predicting extent of a reaction। ठीक है, अब हमने जो डिस्कस करना है वो करना है डिस्कस प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। मीन्स आपका जो भी रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो डायरेक्शन जो है वो हम लोगों ने देखना है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में कितना जो है वो पर्टिकुलर मोमेंट में अपना इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो शो कर रहा है। हम सबसे पहले एक एग्जांपल जो है वो उसका डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, हम लोग लेते हैं H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन होगा हमारे पास। ये फॉरवर्ड है और ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, अब हमारे पास ये जो रिएक्शन हम लोगों ने इधर डिस्कस करने लगे हैं, इसमें क्या होगा कि आपका गैसियस रिएक्शन है हाइड्रोजन का, आयोडीन का, और प्रोडक्ट हमारे पास जो बन रही है वो क्या बन रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड। मीन्स कि आपका कितने टाइम में ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन है, आयोडीन की कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब ये जितने भी कंसंट्रेशन में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा वो हमने वैल्यूज इसमें पुट करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास आपकी बुक में एक Kc की वैल्यू दी हुई है। Kc की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 57.0 एट 700 K। उन्होंने आपको सपोज एग्जाम वैल्यूज दी, जो आपने इसकी कंसंट्रेशन होगी वो इधर पुट करनी है, तो आपके पास Kc की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। ठीक, अब आपके पास जो आपकी बुक में टर्म यूज की हुई है T, जिसको कहा गया है इसी तरह से ब्रैकेट T। T का मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो वो ये किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो किसी भी टाइम ड्यूरेशन में भी देखा जा सकता है कि वो 5 मिनट बाद आपका रिएक्शन कितना प्रोसीड कर रहा है, 15 मिनट्स बाद आपका रिएक्शन कितना प्रोसीड कर रहा है। तो ये T क्या है, सबस्क्रिप्ट है आपका टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कुछ एग्जांपल जो है वो दी हुई है। उन्होंने कहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इसको मेजर किया जा सके। इसी तरह से इस जो टर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं Kc के साथ कंपेयर करने के लिए, वो टर्म यूज करते हैं QC। QC स्टैंड फॉर रिएक्शन कोशेंट। क्या है ये, रिएक्शन कोशेंट, जिसको हम QC से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। अब QC की वैल्यू जो है वो हमारे पास, हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू जो है वो हम लोग को पुट करते हैं, उससे हमारे पास QC की वैल्यू आ जाएगी, और QC की वैल्यू को हमने Kc की वैल्यू के साथ कंपेयर करना। फिर हमें पता चलेगा कि QC अगर ग्रेटर देन है Kc से तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है, अगर स्मॉलर देन है इसी तरह से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर उसका क्या जो है वो एक्सप्रेशन आ रहा है। ये सब बातें जो है वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। लेट्स सपोज हम लोग इधर इसकी वैल्यूज को इधर लिख लेते हैं। अब वैल्यू हमारे पास क्या है, H2 की उन्होंने अगर हमने रिएक्शन कोशेंट फाइंड आउट करने के लिए दिया है, तो QC की जो वैल्यू है हाइड्रोजन आयोडाइड अगर हम लोग लिखते हैं, T ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास, ठीक है, स्केयर H2, ठीक है, यहाँ पर I2, हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज जो हमें दी गई हैं वो क्या दी हुई है,
हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास वैल्यू है 0.40 स्केयर, ठीक है। स्केयर क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्केयर था, ठीक है। और H2 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.10 और I2 की वैल्यू हमारे पास है 0.20। आपने इस वैल्यू का स्केयर लेना है, जो आंसर आएगा वो आपने पुट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आएगा 8.0, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी Kc की, वो हम लोगों ने इधर राइट की थी, वो क्या थी 57.0 और Qc की वैल्यू क्या आई है 8.0, ठीक है। अब Qc और Kc की वैल्यू जो है, Qc की 8.0 वो कम है किससे, Kc की वैल्यू से, ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ वैल्यूज को कंपेयर करना है और कुछ इनकी टर्म्स जो है वो उसको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को देखना है कि वो कौन कौन सी ऐसी हैं जिससे हम डायरेक्शन जो है वो देख सकते हैं कि हमारा रिएक्शन आया फॉरवर्ड है, रिवर्स है या इक्वल है, ठीक है। वो तीन जो हमारे पास टर्म्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 हमारे पास है QC ग्रेटर देन Kc, QC स्मॉलर देन Kc एंड QC इक्वल टू Kc। ये हमारे पास तीन जो हैं वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शंस हैं। अगर हमारा रिएक्शन जा रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मींस ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारा जा रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास QC स्मॉलर है तो मींस रिएक्शन हमारा क्या है, रिवर्स है, रिवर्स डायरेक्शन में हमारा जा रहा है रिएक्शन। एंड नंबर थर्ड वन QC इक्वल टू Kc मीन्स आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बोथ आर इक्वल। बोथ क्या होंगे कि फॉरवर्ड भी और फॉरवर्ड रिएक्शंस और आपके जो रिवर्स रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ये हमारी जो है वो इस टॉपिक की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की 3 टर्म्स, एक प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा आता है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब होता है किसी हद तक, कि आपका रिएक्शन किस हद तक जो है वो जा रहा है, कि आपकी किस हद तक वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट आया रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं, या आपके रिएक्टेंट्स अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो कितने हो रहे हैं, कि आपका रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है या नहीं। ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा जो एक टॉपिक, इसका जो सेकंड पार्ट हमारा रहता है वो है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास आता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट predicts the extent of a reaction indicate in which extent reactant are converted into product, कि आपके रिएक्टेंट जो है वो किस हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके लिए आपके पास 3 टर्म्स यूज हो रही हैं और वो 3 टर्म्स जो है वो किसी की वैल्यू को लेते हुए यूज हो रही है, वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर 1 लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, large numerical value of Kc, and number 2 smaller numerical value of Kc, and number third one is numerical neither small nor large। ठीक है, ये हमारे पास जो 3 टर्म्स हैं इनको हमने प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन में एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, एक्सटेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि किस हद तक जो है वो आपका रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। अब लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc में क्या होगा, मीन्स के आपका रिएक्शन जो है, रिएक्शन मिक्सर जो है वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। डायरेक्ट लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, इसमें बताते हैं
द लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट द इक्विलिब्रियम पोजिशन। द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल, कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो निग्लिजिबल हो चुकी हैं, यानी रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी निग्लिजिबल हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। मीन्स आपका रिएक्शन क्या कर चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आपका रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड की। हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल को जो है वो देखते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी वैल्यू किसी क्या है, 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻22। अब ये जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है ये क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है। मीन्स आपके जितने भी रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट निग्लिजिबल, मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर निग्लिजिबल एंड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। इसमें आपका रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। दोबारा से बता देती हूँ, आपके जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर निग्लिजिबल, दोनों जो है वो खत्म हो गए, आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर जो है वो राइट कर दी है। इसी तरह से स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अब स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc में क्या होगा कि आपके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर निग्लिजिबल, क्या आपके रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, आपकी प्रोडक्ट ख़त्म हो गई, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमोनिया है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन N2 + 3H2, इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो Kc की है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। अब देखें ये बहुत लार्ज वैल्यू थी और ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू है। मीन्स आपके रिएक्टर्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट्स आपकी क्या हो गई, निग्लिजिबल, प्रोडक्ट्स नहीं बनी, तो आपका रिएक्शन नॉट गोज टू कंप्लीशन। तो आपका रिएक्शन क्या है, नॉट गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। Neither small nor large, के such reaction comparable amount of reactant and products at equilibrium position। ये मीन्स आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बोथ की अमाउंट क्या थी, कंपेरेबल थी, लिहाजा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज है और ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की एग्जांपल। यहाँ पर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की एग्जांपल N2O4, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास आ जाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और Kc की वैल्यू जो है वो है इनके पास 0.211। मीन आपके रिएक्टेंट की वैल्यू और आपके प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू थी वो बहुत क्या थी, कंपेरेबल थी, लिहाजा आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरा आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर।